ये आपका आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, ये संपादकीय पाठ, ये आर्टिकल, एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है, तो इन्हें जरूर आप लोग पढ़ा करिएगा। खतरा बने गैर सरकारी संगठन, ये बलबीर पुंज के द्वारा आर्टिकल लिखा जा रहा है। इनके अपने ये विचार हैं। देखिए, भारत को अस्थिर करने वाली आंतरिक बाहरी शक्तियों के कई मुखौटे हैं। ऐसा ही एक भोला दिखने वाला नकाब एनजीओ गैर सरकारी संगठन है। बीते दिनों आयकर विभाग ने ऑक्सफैम इंडिया सहित 5 बड़े एनजीओ के दफ्तरों पर छापा मारा। गहन जांच से सामने आया कि ये संगठन बाह्य धनबल के दम पर देश की औद्योगिक परियोजनाओं के खिलाफ अभियान चला रहे थे। और इस संदर्भ में एक हालिया घटनाक्रम और भी चौंकाने वाला रहा, और वह है यह कि एनजीओ द्वारा समाज में मजहब के नाम पर वैमनस्य फैलाने वालों का बचाव किया जा रहा। और यह मामला 2018 में उत्तर प्रदेश के कासगंज में चंदन गुप्ता हत्याकांड से जुड़ा है। इस मामले में 28 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। मुस्लिम बहुल इलाकों में उन्मादी भीड़ ने गणतंत्र दिवस पर तिरंगा यात्रा निकाल रहे चंदन की हत्या कर दी थी। हाल में जब इस मामले में एनआईए की अदालत ने निर्णय सुनाया तो उसमें यह चिंता व्यक्त की गई कि कुछ एनजीओ दंगाइयों को हर संभव कानूनी सहायता पहुंचा रहे थे। और इनमें सिटीजन ऑफ जस्टिस एंड पीस, पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज, रिहाई मंच, यूनाइटेड अगेंस्ट हेट जैसे देसी और अलायंस फॉर जस्टिस एंड अकाउंटेबिलिटी, इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल और साउथ एशिया सॉलिडरिटी ग्रुप जैसे विदेशी एनजीओ के नाम सामने आए हैं। जब जज विवेकानंद सरन त्रिपाठी ने इस पर कहा कि यह पता लगाने के लिए कि एनजीओ को धन कहां से मिल रहा है, उनका सामूहिक उद्देश्य क्या है और न्यायिक प्रक्रिया में उनके अवांछित हस्तक्षेप को रोकने का प्रभावी उपाय करने हेतु इस फैसले की एक प्रति वार काउंसिल ऑफ इंडिया और केंद्रीय गृह सचिव को भेजी जानी चाहिए, क्योंकि यह प्रवृत्ति बहुत खतरनाक और संकीर्ण सोच को बढ़ावा दे रही है। देखिए, अगर हम लोग एनआई की बात करें तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात कर रहा हूं। इसकी स्थापना कब हुई थी और इसका हेडक्वार्टर क्या है, ये याद आप लोगों को रखना चाहिए। तो इसकी स्थापना 2009 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को नई दिल्ली में देखने को मिल जाएगा। सिटीजन ऑफ जस्टिस एंड पीस के संस्थापक, ट्रस्टी और सचिव तिस्ता सीतलवाड़ हैं और जिनके खिलाफ सर्वोच्च अदालत के निर्देश पर गुजरात दंगा मामले में झूठी कहानी गढ़ने और फर्जी गवाही दिलाने का मामला दर्ज है। किसी संदिग्ध किस्म के एनजीओ की पड़ताल पर कुछ तबकों के विरोध का सिलसिला बहुत पुराना है। इसके लिए लोकतंत्र पर आघात और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश जैसे आरोप भी लगाए जाते हैं। हालांकि इस मुद्दे को लेकर स्वर मुखर भी होते रहे। 2005 में माकाबा के अधिवेशन में पार्टी नेता प्रकाश करात ने कहा था, हमारी पार्टी ने चेतावनी दी कि एनजीओ की कई गतिविधियों को वित्त पोषित करने हेतु बड़ी मात्रा में विदेशी धन आ रहा है। पश्चिमी एजेंसियों से मिलने वाले ऐसे धन का उद्देश्य लोगों का राजनीतिकरण करना होता है। ऐसी बातें निराधार नहीं है। भारतीय विकास गाथा में एनजीओ लॉबी द्वारा गतिरोध पैदा करने के अंतहीन उदाहरण है। और देखिए, अगर हम लोग सर्वोच्च अदालत की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट की बात होती है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 1985 में चीन और भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी लगभग $293 थी। अभी चीन में यह बढ़कर $13,000 से अधिक हो तो भारत में महज $2700 है। करीब 18.5 ट्रिलियन यानी कि लाख करोड़ डॉलर की चीनी आर्थिकी भारत से करीब 5 गुना विशाल है, यानी कि हमसे ज्यादा है। विकास की इस दौड़ में भारत की पिछड़ने को एक परियोजना के उदाहरण से ही समझा जा सकता है। विश्व के सबसे बड़े बांधों में से एक थ्री गोर्जेस डैम, जो चीन में 10 वर्षों से कुछ अधिक में बनकर तैयार हो गया, जबकि उसकी तुलना में कहीं छोटे सरदार सरोवर बांध को पूरा करने में भारत को 56 साल लग गए। और जब किसी परियोजना में लंबा टाइम मिलता है ना, तो लोगों को उसका फायदा भी नहीं मिल पाता है, उसमें खर्च भी बढ़ता है। इसका एक बड़ा कारण देश में समझौतावादी खिचड़ी गठबंधन सरकार भी है और इसका लाभ मानवाधिकार पर्यावरण संरक्षण के नाम पर नर्मदा बचाओ आंदोलन यानी एनबीए जैसे संदिग्ध मंशा वाले संगठनों ने उठाया। इस दौरान जहां देश का विकास अवरुद्ध रहा, वहीं एनबीए नेता मेधा पाटकर को दुनिया भर में प्रचार मिला। अब सरदार सरोवर बांध से गुजरात के साथ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों के करोड़ों लोगों को बिजली और सिंचाई हेतु पानी और स्वच्छ पेयजल मिल रहा है। और तमिलनाडु स्थित कुडनकुलम परमाणु परियोजना को भी एनजीओ के हस्तक्षेप की तपस झेलनी पड़ी। फरवरी 2012 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम मुश्किलों में घिर गया, क्योंकि अमेरिका स्थित कई एनजीओ हमारे देश के लिए ऊर्जा आपूर्ति वृद्धि
की आवश्यकता की कद्र नहीं करते हैं। रूस समर्थित इस परियोजना का एनजीओ लॉबी द्वारा भारी विरोध हुआ था और इससे आप देखते हैं कि उसके परिचालन में 8 साल की देरी हुई है। परियोजना लागत 10,000 करोड़ रुपए से अधिक बढ़ गई है। केरल में बिझिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के निर्माण के समय भी यही देखने को मिला। तब चर्च के समर्थन से स्थानीय मछुआरों द्वारा बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे और इस पर केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने कहा था कि यह विरोध स्थानीय मछुआरों का न होकर संगठित प्रतीत हो रहा है। कथित पर्यावरणीय चिंताओं के नाम पर योजनाबद्ध उग्र प्रदर्शन और चर्च प्रेरित विरोध के बाद तूतीकोरिन में वेदांता को स्टरलाइट तांबा स्मेल्टर कारखाना 2018 में बंद करना पड़ा था। इससे भारतीय तांबा उद्योग को इतनी क्षति हुई कि 2017-18 तक जो भारत विश्व के शीर्ष 5 तांबा निर्यातकों में से एक था, वह तांबे का आयातक बन गया। निर्यात का मतलब होता है बेच रहे हैं, आयात का मतलब होता है आप कुछ खरीद रहे हैं। देखिए चाइना की बात हो रही है। चाइना लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी। निसंदेह कुछ एनजीओ समाज कल्याण कार्यों में संलग्न है, लेकिन कई शक्तियां एनजीओ का रूप धारण करके देश और समाज को कमजोर करने के लिए प्रयासों में शामिल है। इसे देखते हुए 2012 से 2024 तक गृह मंत्रालय कुल 20,721 एनजीओ का विदेशी अंशदान पंजीकरण रद्द कर चुका है। फिर भी वित्त वर्ष 2017-18 और 21-22 के बीच एनजीओ को लगभग 89,000 करोड़ रुपए की विदेशी चंदा प्राप्त हुआ है। आखिरकार विदेश से एनजीओ को मिल रही अकूत धन का उद्देश्य क्या है? आधुनिक युद्ध सीमाओं की मोहताज नहीं, इसलिए देश के भीतर पल रहे दुश्मनों पर भी नकेल कसने की भी जरूरत है। और ये आप देखेंगे लेखक वरिष्ठ स्तंभकार हैं कौन? बलबीर पुंज। आप लोग क्या सोचते हैं? आपकी सोच क्या है? आप लोग भी अपने जो सोच रखते हैं जरूर बताया करिएगा। आसान नहीं है हाथ के हालात बदलना। कांग्रेस को तय करना होगा कि उसे जुगाड़ से सत्ता चाहिए, संगठनात्मक सक्रियता से जनाधार पाकर अपने बल पर। ये सब आप देखते हैं कि कांग्रेस की बात हो रही है। कांग्रेस की बात करें तो 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना हुई थी और ए.ओ. ह्यूम इसके संस्थापक थे। W.C. बनर्जी, व्योमेश चंद बनर्जी पहले इसके अध्यक्ष थे। राजनीति की बातें हो रही हैं, फिर भी आपको पढ़ना हो तो इसकी PDF आपको एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना टेलीग्राम पर, वहाँ डाल दी जाती है, तो वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं। मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूँ, आप लोगों को ये तो पता है क्या पढ़ना है, लेकिन अगर आप स्मार्ट तैयारी करना चाह रहे हैं, सक्सेस होना चाह रहे हैं, तो आज के समय में आपको ये भी मालूम होना चाहिए क्या नहीं पढ़ना है। ऊर्जा, वेदना मनुष्य को संवेदनशील बनाती है और संवेदना के अभाव में मनुष्य कई मानवीय मूल्यों से वंचित रह जाता है। वेदना न केवल हमें अपने अस्तित्व का बोध कराती है, अपितु हमारे आत्म विश्लेषण और आध्यात्मिक उन्नति में भी सहायक होती है। यह एक भावनात्मक और शारीरिक अनुभव है जो जीवन के विभिन्न पहलुओं, दुखों, संघर्ष और पीड़ा से उत्पन्न होता है। महात्मा गांधी ने अर्थात ही कहा कि वेदना हमें विनम्र बनाती है और जीवन के उच्चतम सत्य को समझने में सहायक होती है। गांधी जी इसी सिद्धांत पर आधारित था, अन्याय और पीड़ा का सामना करते हुए भी अहिंसा का मार्ग अपनाया जाए। उन्होंने व्यक्तिगत वेदना को सामूहिक मुक्ति का साधन बनाया। और गीता में भी आप देखिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन की वेदना और संघर्षों को स्वीकार करने का यही संदेश दिया कि सुख दुख, लाभ हानि और विजय पराजय को समान समझकर कर्म करो। यह संदेश यही इंगित करता है कि वेदना को समझना और स्वीकार करना ही वास्तविक संतुलित जीवन का आधार है। जो वेदना सह सकता है वह किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। संप्रीति वेदना का रूप बदल गया है। वेदना के इस परिवर्तित स्वरूप को नकारात्मक रूप में देखने के बजाय इसे समाज सेवा का साधन बनाना चाहिए। वेदना न केवल एक व्यक्तिगत अनुभव बल्कि यह मानवता को तोड़ने वाला एक सूत्र भी है। यह हमें जीवन के प्रति विनम्रता, सहिष्णुता और करुणा सिखाती है। वेदना को केवल पीड़ा के रूप में नहीं बल्कि एक अवसर के रूप में भी देखना चाहिए जो हमें आत्मबोध और सामाजिक उत्थान के पथ पर ले जाती है। कई मनीषियों ने अपनी वेदना को गरीबों और असहायों की सेवा में समर्पित कर दिया। जीवन का सार ही यही है कि दुख और पीड़ा हमें दूसरों के प्रति दयालु और सहानुभूतिशील बनाते हैं। चलिए, अच्छा कॉलम लिखा जाता है, जीवन में उतारा करिए इन बातों को। अमेरिका में भारतीय, अब आप देखते हैं कि अमेरिका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? डोनाल्ड ट्रंप। और डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने और आप देखते हैं कि चर्चा ना हो, हलचल ना मचे। ऐसा आपको संभव लगता है? बिल्कुल नहीं लगता है भाई। तो भारतीय विदेश मंत्री ने अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे भारतीयों की वापसी के लिए तैयार रहने की बात कहकर वही किया जो उन्हें करना चाहिए था। यदि अमेरिका अपने यहाँ अवैध रूप से आए लोगों को वापस करने का फैसला करता है तो भारत को अपने नागरिकों को लेने के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन केवल इतने से ही बात नहीं बनने वाली। जहाँ अमेरिका की यह जिम्मेदारी है कि भारतीय नागरिक
उसके यहाँ ना तो अवैध रूप से प्रवेश करने पाए और ना ही उत्पीड़न की झूठी शिकायतों के आधार पर शरण पाने पाए। वहीं भारत को यह देखना होगा कि जो लोग अवैध तरीके से अमेरिका जाते हैं उन पर लगाम लगे, इसलिए लगे क्योंकि चोरी छिपे वहां जाने वाले देश की बदनामी कराते हैं और उन भारतीयों की छवि भी खराब करते हैं जो वैध तरीके से वहां गए हैं। भारत सरकार सिर्फ अपरिचित नहीं हो सकती है कि अमेरिका जाने की ललक में अवैध तरीके अपनाने वाले लोग ठगी का शिकार होते हैं, कुछ भारत में और कुछ अमेरिका के पड़ोसी देशों में। कई मामले ऐसे आए हैं जिनमें अमेरिका यूरोप जाने की कोशिश में लोगों ने अपनी सारी जमा पूंजी गवा दी और फिर भी वहां नहीं पहुंच पाए। कुछ तो अपनी जान से ही हाथ धो बैठे क्योंकि वे डंकी रूट कहे जाने वाले बेहद खतरनाक रास्तों से अमेरिका जाने की कोशिश कर रहे थे। भारत सरकार को इसकी अनदेखी नहीं करना चाहिए कि पंजाब, हरियाणा, गुजरात आदि में लोगों को अवैध तरीके से विदेश भेजने वाले गिरोह सक्रिय हैं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोप का वीजा वहां नौकरी दिलाने का फर्जी दावा करने वालों ने बाकायदा अपनी दुकानें खोल रखी हैं। ये ठगी की दुकानें हैं, लेकिन राज्य सरकारें उनके खिलाफ वांछित कार्रवाई नहीं करती हैं। भारत सरकार को ऐसे राज्यों को आवश्यक निर्देश देना चाहिए और इसके साथ ही ऐसी व्यवस्था भी करनी चाहिए जिससे लोग वैध और सुरक्षित तरीके से विदेश जा सकें। यदि सरकारी एजेंसियां इसमें सहायक बन जाएं तो विदेश में नौकरी का लालच देकर ठगी करने वाले स्वतः हतोत्साहित होंगे। भारत को इसके प्रति भी सतर्क रहना होगा। ट्रंप प्रशासन की नई नागरिकता नीति से कहीं भी भारतीय दंपत्ति संकट का सामना न करने पाए जो अमेरिका गए तो वैध तरीके से, लेकिन उनके पास वहां की नागरिकता या फिर ग्रीन कार्ड नहीं है और इसमें अधिकांश H-1B वीजा धारक हैं। ट्रंप ने घोषणा की है कि 20 फरवरी के बाद ऐसे दंपत्तियों की संतानों को नागरिकता देने की सुविधा खत्म कर दी जाए। भारत को अमेरिका को यह बताना होगा कि इस नीति से वह घाटे में रहेगा। इस पर हैरानी नहीं कि खुद अमेरिका में ट्रंप की नई नागरिकता नीति का विरोध हो रहा है और हमें भी कोशिश करना चाहिए कि जो हमारे यहाँ अवैध रूप से रह रहे हैं ना, उन्हें उन देशों में भेजा जाए जहां एक तरह से उनका रहवास है। अब आप देखिए बांग्लादेश से बहुत सारे लोग अवैध रूप से भारत आ जाते हैं, म्यांमार से आ जाते हैं, आप देखते हैं चाइना से, नेपाल से, भूटान, ये बांग्लादेश, ये आप देखिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कई देशों से। और बहुत सारी रिपोर्टें तो कहती हैं करोड़ों में लोग हैं जो भारत में अवैध तरीके से रह रहे हैं। सराहनीय पहल। ये हर साल बाढ़ सुखाड़ की पीड़ा झेलने वाले बिहार के किसानों की समस्या को जड़ से खत्म करने की तैयारी राज्य सरकार ने शुरू कर दी है। बाढ़ से सुरक्षा व सिंचाई सुविधाओं के आधुनिकीकरण के लिए बिहार सरकार ने एकीकृत योजना तैयार की है। विश्व बैंक से ऋण लेकर इस काम को पूरा किया जाएगा। इसके लिए विश्व बैंक की टीम से विचार विमर्श भी शुरू कर दिया गया। प्रस्तावित परियोजनाओं में तटबंधों के उच्चीकरण, सुदृढ़ीकरण, बराजों के आधुनिकीकरण, नहरों के पुनर्स्थापन तथा पक्कीकरण और नदियों के गाद प्रबंधन सहित कई तरह के कार्य को शामिल किया गया। निश्चित रूप से किसानों के लिए बिहार सरकार की यह अच्छी पहल है। हर वर्ष किसान बाढ़ और सुखाड़ की समस्या से जूझते हैं। उत्तर प्रदेश में गत वर्ष भी आप देखिए कि बाढ़ ने भारी तबाही मचाई थी। वैसे यहाँ हर दूसरे तीसरे साल बाढ़ आती है। तटबंधों के सुदृढ़ होने से बाढ़ को कुछ हद तक नियंत्रित किया जा सकेगा। इस राज्य के निवासियों के साथ प्रकृति की विडंबना देखिए, जहाँ बाढ़ नहीं आती है वहाँ के किसान सुखाड़ की समस्या से परेशान रहते, यानी कि सूखे की। और नहरों की स्थिति अच्छी नहीं है। गर्मी के दिनों में बिहार की कई नहरें सूख का मार झेलती हैं। किसानों को बारिश के पानी का इंतजार करना पड़ता है। उत्तर बिहार के जिलों में ही लगभग 4377 किलोमीटर लंबी नहरों का जाल है, लेकिन इसका पूरा लाभ नहीं मिल पाता। कोसी, सीमांचल, पूर्वी बिहार के जिलों में भी नहरों से पर्याप्त सिंचाई नहीं हो पाती है। इसी तरह दक्षिण बिहार में भी भोजपुर, रोहतास और यहाँ तक कि पटना जिले की नहरों की हालत अच्छी नहीं कही जा सकती है। ऐसे में नहरों के पुनर्स्थापन तथा पक्कीकरण की सूचना राहत देने वाली बात है। और देखिए एक बात बताएं, क्या बात है वो बात यह है कि जो विश्व बैंक की बात हो रही है ना, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है और इसकी स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। वॉशिंगटन DC USA में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ये बिहार है, पटना इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लगती है। विधानसभा में आप देखिए 243 सीटें हैं। विधान परिषद भी है जिसमें 75 सीटें हैं। राज्यसभा में 16 सीटें हैं। लोकसभा में 40 सीटें हैं। 98,940 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के राज्यपाल आपको देखने को मिल जाएंगे। कृत्रिम सूर्य से असीमित स्वच्छ ऊर्जा। विश्व में ऊर्जा की बढ़ती हुई मांग और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के बीच एक स्वच्छ, टिकाऊ और असीमित ऊर्जा स्रोतों की आवश्यकता तेजी से बढ़ रही है। इस दिशा में चीन ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। चीन के कृत्रिम सूर्य यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामक ईस्ट ने 17.76 मिनट तक अत्यधिक गर्म सुपर हॉट प्लाज्मा को बनाए रखने का विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है। यह सफलता विज्ञान और तकनीक क्षेत्र में क्रांति लाने के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा संकट का समाधान करने की उम्मीद जगाती है।
लंबे समय से विज्ञान ऐसे ऊर्जा स्रोत की तलाश में है जो पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाए बिना ऊर्जा की मांग को पूरा कर सके। यह खोज अब नाभिकीय संलयन न्यूक्लियर फ्यूजन पर आकर रुकती प्रतीत हो रही है। यही प्रक्रिया सूर्य और अन्य तारों की ऊर्जा का मूल स्रोत है। विज्ञानी कई वर्षों से इस प्रक्रिया को पृथ्वी पर दोहराने का प्रयास कर रहे हैं ताकि इससे ऊर्जा उत्पन्न की जा सके। चीन का ईस्ट रिएक्टर नाभिकीय संलयन प्रक्रिया को धरती पर सफलतापूर्वक दोहराने का प्रयास कर रहा है। यह कार्य अत्यंत कठिन है क्योंकि इसके लिए अत्यधिक उच्च तापमान और दबाव की आवश्यकता होती है। फिर भी यह उपलब्धि दिखाती है कि चीन इस क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की ओर बढ़ रहा है। संलयन ऊर्जा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह पर्यावरण के लिए पूरी तरह सुरक्षित है। इसमें कार्बन उत्सर्जन नहीं होता है, कचरा भी न्यूनतम उत्पन्न होता है। इसका ईंधन समुद्र के पानी से प्राप्त किया जा सकता है। हालांकि इसे व्यावसायिक स्तर पर लागू करने में अभी कई चुनौतियां हैं और इसकी उच्च लागत और तकनीकी जटिलताएं बड़े पैमाने पर उत्पादन के मार्ग में बड़ी बाधाएं हैं। और आप देखिए नाभिकीय संलयन पर आधारित ऊर्जा को लेकर ITER इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर परियोजना पूरी दुनिया का साझा सपना है। और इस परियोजना के अंतर्गत ऐसा नाभिकीय रिएक्टर बनाया जा रहा है जिसमें संलयन प्रक्रिया के माध्यम से ऊर्जा के शोध और विकास कार्य किए जाएंगे। इस परियोजना में भारत, रूस, जापान, अमेरिका, चीन, दक्षिण कोरिया, यूरोपीय संघ जैसे प्रमुख देश शामिल हैं। इस परियोजना में टोकामक प्रणाली का उपयोग किया जाएगा और जिसमें हाइड्रोजन के भारी समस्थानिकों की पतली धार को चुंबकों की मदद से नियंत्रित किया जाता है। इसे लेजर के माध्यम से 10 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाएगा। और इस रिएक्टर की सफलता यह संकेत देती है कि विज्ञानी इस तकनीक की बाधाओं को दूर करने के लिए कार्य कर रहे हैं और यदि इस तकनीक को व्यावसायिक स्तर पर विकसित किया जाता है तो यह मानवता को स्वच्छ और असीमित ऊर्जा का स्थायी समाधान प्रदान कर सकती है। अच्छा लिखा गया है। यही आपको आंसर राइटिंग में कभी इस तरह के टॉपिक पर आप कुछ लिख रहे हैं तो इसका उल्लेख कर दिया करिएगा आप लोग। ये टिप्पणियां हैं, इन्हें भी देखना हो तो देख सकते हैं आप लोग। ये पर्यावरण संरक्षण का भारतीय चिंतन। आजकल आप देखते हैं कि जलवायु परिवर्तन, आग की बातें खूब हो रही हैं, पर्यावरण प्रदूषण की बातें हो रही हैं, पर्यावरण की बातें खूब हो रही हैं। तो अमेरिका के कैलिफोर्निया के लॉस एंजल्स के जंगल की आग ने हाल ही में भारी तबाही मचाई है और अनुमान है कि इस भयावह आग की चपेट में आने से व्यापक आर्थिक नुकसान हुआ है। इतना ही नहीं, इस आग के कारण 30 से अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं जबकि बड़ी संख्या में लोग लापता हैं। लगभग 40,000 एकड़ हिस्सा इस आग की चपेट में है एवं लाखों की संख्या में लोगों को मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जीना पड़ रहा है। इस आपदा ने पर्यावरण एवं जीव तंत्र को व्यापक रूप से दुष्प्रभावित किया है। आग की भयावहता इतनी है कि वैश्विक महाशक्ति माने जाने वाला अमेरिका भी इस प्रकोप के आगे बेबस नजर आ रहा है और मूल रूप से इस भयावह तबाही के लिए विशेषज्ञों द्वारा वहां विशेष भौगोलिक कारणों से उठने वाली तेज गर्म हवा, साल दर साल वर्षा के पैटर्न एवं निरंतरता में कमी, जलवाष्प की अनुपलब्धता, अत्यधिक तापमान, वनस्पतियों का निरंतर सूखते जाना, मानवों की लापरवाही एवं प्राकृतिक तंत्र में बढ़ता मानवीय हस्तक्षेप समेत वैश्विक स्तर पर हो रहे जलवायु परिवर्तन आदि को प्रमुख कारक के तौर पर देखा जा रहा है। और इन सब के अलावा भी कुछ आयाम है जो वैश्विक स्तर से लेकर स्थानीय स्तर तक साल दर साल विभिन्न प्रकार की आपदाओं के दुष्प्रभाव को भयावह बना रहे हैं। इस कड़ी में मानव का पर्यावरण को ध्यान में रखे बगैर उपभोक्तावादी व्यवहार भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अति उपभोक्तावादी आग की घटनाओं के लगातार बढ़ने से न केवल अमेरिका अपितु समूचे विश्व में जलवायु परिवर्तन के विनाशकारी परिणामों की चर्चा हो रही है। इसके समाधान की बात करें तो भारतीय दृष्टिकोण की व्यवहारिक एवं दार्शनिक समझ से प्रकृति के संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के रोकथाम के रास्ते निकालते हुए नजर आते हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा में पर्यावरण संरक्षण हेतु चिंतन परिलक्षित होता है। अथर्ववेद संहिता में पृथ्वी और मानव के संबंध को माता और बालक के रूप में स्थापित किया गया। हमारे देश में हम लोग प्रकृति पूजक हैं। आपने देखा होगा हमारे यहाँ पेड़ों की पूजा होती है, धरती माता की पूजा होती है, पशु पक्षियों की पूजा होती है। पर्यावरण संरक्षण को मानवीय मूल्यों में समाहित करने हेतु आप देखिए भारतीय चिंतन ने 5 तत्वों में पृथ्वी, जल, आग, वायु, आकाश भी देवत्व के दर्शन किए हैं। और जबकि अमेरिका की स्थिति को देखा जाए तो लॉस एंजल्स में आग की घटना जान माल की हानि का कारण प्रकृति विरोधी सोच व कार्यशैली नजर आता है। और इस प्रकार की आपदाओं के पीछे मानव स्वभाव में अतिवादिता एक प्रमुख कारण है। पश्चात जगत से उत्पन्न पूंजीवादी व निजी संपत्ति एकत्रीकरण के अधिकार की दौड़ में ने एक तरफ संपत्ति अधिकार व बाजारी स्वतंत्रता को बढ़ावा दिया तो दूसरी तरफ उपभोक्ताओं की जरूरत आधारित उत्पादन के बजाय बढ़ते उत्पादन से उत्पन्न जरूरतों पर जोर दिया जा रहा है। लिहाजा अनियंत्रित पूंजीवाद प्राकृतिक संसाधनों के शोषण का मुख्य कारण बन रहा है। इस दौड़ से बाहर होने का मतलब विकासशील एवं विकसित न होना भी है।
अतः अनियंत्रित विकास और आपदा का संबंध गहरा है, और जिसका कारण मानव व राज्य का प्रकृति के प्रति गैर एकीकृत चिंतन भी है। इस संदर्भ में दीनदयाल उपाध्याय की एकात्म मानववाद दर्शन में पर्यावरण संरक्षण के बिंदु की प्रासंगिकता सिद्ध होती है। और आपने देखा होगा कि जो अमेरिका है वो उससे अलग भी हो गया है पेरिस समझौते से। एकात्म मानवतावाद यह सिद्धांत टुकड़ों में विचार न करते हुए पर्यावरण संरक्षण हेतु संपूर्ण सृष्टि का संकलित विचार करने पर बल देता है। एकात्म मानवतावाद अर्थव्यवस्था का चिंतन उत्पादन की पद्धति के साथ करते हुए सामंजस्य का विचार करने पर जोर देता है। इसके साथ ही यह सिद्धांत प्रकृति और पुरुष के आपसी तालमेल से प्रकृति व पुरुष पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को खत्म किए जाने पर ध्यान केंद्रित करने हेतु प्रेरित करता है। यह सिद्धांत मनुष्य में पूंजीवादी मानसिकता से उत्पन्न इच्छाओं की पूर्ति करने हेतु प्रकृति को उपभोग की वस्तु न समझे, नैतिक आवश्यकता को पूर्ण करने हेतु एक माध्यम मानने हेतु दृष्टिकोण देता है। साथ ही एकात्म मानवतावाद का सिद्धांत अर्थनीति को सहारात्मक न बनाते हुए सृजनात्मक होने पर जोर देता है। आपने देखा होगा कि जिस तरह से पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, आप देखते हैं पेड़ कटते जा रहे हैं, और आपने देखा होगा जंगल साफ होते जा रहे हैं। तो आप देखते हैं कि एक अगर आपके पास घर है, आपको दूसरे घर की जरूरत नहीं है, फिर भी लोग आप देखते हैं कि साफ करके जंगल साफ करके घर बना ले रहे हैं। वो आपने देखा होगा स्कूल बचपन में आप लोग जाते थे तो पेड़ ही पेड़ दिखाई देते थे आपके घर के आसपास, आजकल वो सब साफ होते जा रहे हैं। ये हाल है। प्रकृति का शोषण, आज वैश्वीकरण के कारण अधिक उत्पादन हेतु प्रकृति का शोषण हो रहा है। इसका कारण आर्थिक लाभ, स्वार्थ, एवं विकास की गलत धारणा है। एकात्म मानवतावाद के माध्यम से दीनदयाल उपाध्याय अपने पर्यावरण चिंतन में हर मनुष्य द्वारा अर्थव्यवस्था को भौतिक आवश्यकता पूर्ति का मात्र एक साधन न समझते हुए उनको समाज के प्रति दायित्वों का बोध भी करने हेतु जागरूक करते हैं। और आप देखिए, अतः अधिकार और दायित्व के परस्पर संबंध को समझते हुए एकात्म मानववाद का सिद्धांत प्रकृति के शोषण पर नहीं अपितु उसके पोषण पर बल देने हेतु समस्त मानव जाति को प्रेरित करता है। जलवायु परिवर्तन के प्रकोप को नष्ट करने हेतु दीनदयाल उपाध्याय ने मानव व्यवहार को आधारभूत माना, और जिसमें विशेष रूप से सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट को धैर्य न मानकर ही अर्थनीति को स्थापित करने हेतु आग्रह किया। जिस प्रकार मानव शरीर नहीं बल्कि मन, बुद्धि और आत्मा भी है, और ठीक इसी प्रकार मानव के आधार पर प्रकृति मात्र नहीं है। और आप देखिए, प्रकृति से प्राप्त होने वाले कई संसाधन जीवन यापन हेतु मानव की सहायता करते हैं। इस संबंध के महत्व का बोध एकात्म मानव दर्शन मानव जाति को पुनः करने हेतु प्रेरित करता है। अब आप देखिए, कहते हैं ना कि इंसान जितना पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है, कोई जीव नहीं पहुंचा रहा है। कई लोग कहते हैं ना कि वो भैया, अब आजकल गांव में आप देखते हैं कि सांप देखने को मिल रहा है, हाथी गांव में आ जा रहे हैं, शेर गांव में आ जा रहे हैं। तो मैं कई बार नहीं कह देता हूं मजाकी तौर पर कि वो गांव में नहीं आ रहे हैं, हम उनके आवास में पहुंच चुके हैं, हम उनके गांव में पहुंच चुके हैं। अमेरिका की आग से सबक लेने की जरूरत है। अमेरिका में बीते दिनों एक बड़े इलाके में लगी आग ने व्यापक आर्थिक नुकसान पहुंचाया। हालांकि संतोषजनक यह रहा कि तुलनात्मक रूप से जनहानि नियंत्रित रही। देखा जाए तो जंगलों में आग लगने के कई कारण होते हैं। प्राकृतिक कारणों में बिजली गिरना प्रमुख है, जो बड़े पैमाने पर जंगलों में आग फैला सकती है। इसके अलावा गर्म और शुष्क मौसम आग की आशंका को और बढ़ा देता है। तेज हवाएं एवं सूखी घास आग की तेजी से फैलने का कारण बनती है। दूसरी ओर मानव जनित कारणों में लापरवाही से फेंका गया जलता हुआ सिगरेट का टुकड़ा, जंगलों में अनियंत्रित आग जलाना, बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट और जंगलों में पिकनिक आदि के दौरान असावधानी शामिल है। और भारत में भी जंगलों में आग लगने की घटनाएं आम हैं। भारत के संदर्भ में वनाग्नि से होने वाले नुकसान की गहराई को समझने के लिए आंकड़ों पर नजर डालनी होगी। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में भारत में कुल 36% वन क्षेत्र आग के जोखिम में था। उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा जैसे राज्य जंगलों में आग लगने की घटनाओं से सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। वर्ष 2020 में छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में लगी आग से 1200 हेक्टेयर जंगल को बर्बाद कर दिया था। और वनाग्नि से न केवल पर्यावरण की क्षति होती बल्कि वनों पर निर्भर आदिवासी समुदायों की आजीविका भी प्रभावित होती। जंगलों में लगी आग का पर्यावरण पर गहरा दुष्प्रभाव पड़ता है। इसमें वनों में रहने वाले जीव जंतुओं का निवास स्थान नष्ट हो जाता है, वायु प्रदूषण बढ़ता है, और जिससे सांस की बीमारियां होती हैं। आग के कारण मिट्टी की गुणवत्ता खराब हो जाती है, जिससे वनस्पतियों को पुनर्जीवित होने में समय लगता है। जो आप देखते वनाग्नि के जो दुष्प्रभाव है ना, नुकसान है ना, इन्हें नोट कर लीजिए। जब आप लोग इस तरह के टॉपिक पर आंसर लिख रहे हैं, राय या फिर निबंध लिख रहे हैं, तो इनका उल्लेख कर दिया करिएगा। और आग लगने के जो कारण है उनके बारे में बता दिया करिएगा। जो समाधान हो सकते हैं, सरकार जो पहल करती है
वही तो सब आपको लिख देना है बस। आग से होने वाले आर्थिक नुकसान की बात करें तो आप देखते हैं कि लकड़ी और अन्य प्राकृतिक संसाधनों का व्यापक नुकसान होता है। आग पर काबू पाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। इसके अलावा प्रभावित क्षेत्रों में पर्यटन उद्योगों को भी भारी नुकसान होता है। सामाजिक दृष्टिकोण से विस्थापन के कारण मानसिक तनाव और अवसाद की समस्या बढ़ती है। बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। लिहाजा जंगलों में आग लगने की घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी उपाय आवश्यक हैं। सबसे पहले सरकार को सख्त कानून बनाने चाहिए। आग का शीघ्र पता लगाने के लिए अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग करना चाहिए। ड्रोन और सैटेलाइट की मदद से जंगलों की निगरानी की जा सकती है। सामुदायिक जागरूकता भी इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। लोगों को जंगलों में आग से होने वाले खतरों के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए और उन्हें सतर्कता बरतने के लिए प्रेरित करना चाहिए। अब देखिए यहाँ समाधान भी आपको बताए जा रहे हैं। अमेरिका में लगी आग ने यह सिखाया कि जंगलों की आग से निपटने के लिए तैयारियों और सतर्कता बेहद आवश्यक है। भारत के संदर्भ में भी यह अहम है। हम अपने जंगलों को संरक्षित करने और आग से बचाने के लिए पर्याप्त उपाय करें। जलवायु परिवर्तन एवं बढ़ते तापमान आग की घटनाओं को अधिक घातक बना रहे हैं। लिहाजा हमें सुनिश्चित करना होगा कि जंगलों को संरक्षित किया जाए और आग से बचाव के उपाय को प्राथमिकता दी जाए। यह न केवल पर्यावरण की रक्षा करेगा बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण भी सुनिश्चित करेगा। जंगलों में आग लगने की घटनाओं को रोकने के लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक हैं ताकि इस समस्या का स्थायी समाधान हो सके। आप लोग बताइए कुछ क्या सोचते हैं, क्या विचार हैं आपके इस टॉपिक पर। आप लोग जरूर बोला करिए भैया, बताया करिएगा। हवाई उड़ानों से उम्मीदों को लगेंगे पंख। इस झारखंड की उप राजधानी दुमका से हवाई सेवा शुरू होने की सुगबुगाहट चल रही ना, उसी को लेकर बातें हो रही। सहकारी समितियों का योगदान तो इसे जरूर देख लीजिएगा। वैसे तो आप देखते हैं जितने आर्टिकल लिखे जाते हैं सब में कुछ ना कुछ आपको देखने को मिल जाता है, लेकिन फिर सब कुछ देख लें ये संभव भी तो नहीं रहता है ना। तो फिर आती है बात स्मार्ट तरीके की, जो काम के हैं ना उन्हें ही क्यों ना देख लिया जाए। सहकारिता रूपी नदी धारा प्रवाह बहती जा रही है। यह किसी बंधन से नहीं बांधी जा सकती। यह जहां भी जाती है विकास के छोटे से लेकर बड़े बीज बोती जाती है और आर्थिक समर्थन का आधार पैदा करती है। वास्तव में इसके शाब्दिक अर्थ से कहीं अधिक सहकारिता सामाजिक और आर्थिक उत्थान का द्योतक है। हम सभी किसी न किसी तरह सहकारिता से जुड़े हुए हैं, इसकी यात्रा में निरंतर सहयोग कर रहे हैं। भारत की सहकारी परंपरा प्राचीन है, जिसकी जड़ें इसकी संस्कृति और आर्थिक प्रणालियों में गहरी पैठ रखे हुए हैं। चाणक्य अर्थशास्त्र के अनुसार गांव की वित्तीय संरचना सहकारी ढांचे रोजगार प्रदान करने, परिवारों का समर्थन करने और सामाजिक विकास में योगदान करने को दर्शाती है। और हमारे स्वतंत्रता संग्राम में भी सहकारिता की भावना की प्रमुख भूमिका थी और रियासतों को एकजुट करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये आप देखते हैं कि पटेल की दूरदर्शी प्रयासों और आप देखते हैं कि महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन ने सामाजिक सहयोग का प्रदर्शन किया। सहकारी मॉडल की परिवर्तनकारी क्षमता पहचानते हुए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गतिशील नेतृत्व में सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की, जो आधुनिक भारत में एक ऐतिहासिक कदम है। चलिए आप लोग बताइए हमारे सहकारिता मंत्री कौन है। सहकारी इकोसिस्टम तो लगभग आप देखिए 132 साल पहले स्थापित अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन ने नवंबर 2024 में 107 से अधिक देशों के साथ भारत में अपनी बैठक की। भारत के सहकारी इकोसिस्टम की बढ़ती ताकत को देखना सभी भारतीयों के लिए गर्व का पल है। नई दिल्ली में इफ्को द्वारा आयोजित ICA वैश्विक सम्मेलन की सफल मेजबानी से भारत ने सहकारी आंदोलन के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। इस सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया, जिसमें भूटान के प्रधानमंत्री और फिजी के उप प्रधानमंत्री समेत 107 देशों के 1500 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान संयुक्त राष्ट्र ने सहकारिता क्षेत्र के वैश्विक प्रभाव को मान्यता देते हुए 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया। संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही। 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क USA में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी की प्रेरक दृष्टि और रणनीतिक नेतृत्व ने भारत के सहकारी आंदोलन को वैश्विक महत्व दिया। जमीनी स्तर पर सशक्तिकरण पर उनके जोर के साथ साथ अमित शाह को सहकारी मॉडल की गहरी समझ ने इस क्षेत्र को दुनिया के लिए आशा की नई किरण के तौर पर प्रस्तुत किया। इस सम्मेलन की सफलता उनके अनुकरणीय नेतृत्व और वैश्विक मंच पर भारत के बढ़ते कद का प्रमाण है। कई अंतर्राष्ट्रीय सहकारी नेताओं ने भारत के सहकारी आंदोलन के बारे में जानने और भारत में प्रमुख सहकारी
संगठनों के साथ साझेदारी की खोज करने में गहरी रुचि व्यक्त की। इस अनुभव ने प्रधानमंत्री के वसुधैव कुटुंबकम के दृष्टिकोण की भावना को मजबूत किया, जो हमारे राष्ट्र के मूल्यों और परंपराओं से मेल खाती है। सहस्वामी और एवं आपूर्तिकर्ता। भारत की डेयरी सहकारी समितियां वसुधैव कुटुंबकम के दृष्टिकोण और सहकारिता की सफलता को आगे बढ़ाने के लिए मजबूती से खड़ी है। अमूल डेयरी कोऑपरेटिव की स्वप्निल यात्रा विस्मय पैदा करने वाली है। छोटे स्तर पर शुरू करके यह दुनिया की सबसे बड़ी डेयरी सहकारी समितियों में से एक बन गई है। आनंद पैटर्न पर आधारित अमूल की सफलता जिसमें किसानों की सहस्वामी लोगों के साथ आपूर्तिकर्ता भी है, उसने आय और लाभ का उचित वितरण सुनिश्चित किया है। इसकी सफलता आर्थिक विकास से परे है और महिला सशक्तिकरण के लिए एक मंच प्रदान करती है, जो इसे देश और दुनिया भर की अन्य कृषि और डेयरी सहकारी समितियों के लिए एक आदर्श खाका बनाती। इस क्षेत्र के लिए काम करने से सहकारिता के आदर्शों के प्रति मेरी प्रतिबद्धता की पुष्टि हुई। मेरे प्रयासों से वर्ष 1995 में वसुंधरा अमरेली नामक संगठन की स्थापना की थी। सशक्त भारत का सहकारी ढांचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के दूरदर्शी नेतृत्व से सशक्त भारत का सहकारी ढांचा विकास के लिए एक प्रेरक मॉडल के रूप में उभरा है। सहकार से समृद्धि के दृष्टिकोण को विश्व स्तर पर स्वीकृति मिल रही है। ICA वैश्विक सम्मेलन ने सहकारी नीतियों को और मजबूत करने और उद्यमशीलता परिस्थिति तंत्र के निर्माण नीतित्व को बढ़ावा देने, समानता सुनिश्चित करने और सहकारिता के माध्यम से न्याय को आगे बढ़ाने के लिए आधार तैयार किया है। और विश्व में असमानता के बढ़ते विभाजन को सहकारी उपायों के माध्यम से कम किया जा सकता है। युवाओं और समाज के अन्य वर्गों के बीच अलगाव की बढ़ती भावना को सहकारी समितियों के बंधन से ही कम किया जा सकता है। साझा भविष्य के लिए यह अनिवार्य है कि सहकारी आंदोलन केंद्र में रहे और न्याय संगत आर्थिक और सामाजिक विकास करे। आखिर ये सहकारिता होता क्या है? तो इसका दो शब्दों से मिला है, सहकारिता से मिला है, यानी कि मिलजुल कर कार्य करना। अनेक व्यक्तियों या संस्थाओं द्वारा किसी समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मिलकर प्रयास करना सहकार कहलाता है। चलिए, तो इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो, तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।